हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। राइट, चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से देख लिया है, सेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और JEE मेन एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके आप सेट थियरी ये चैप्टर सर्च कर सकते हो और उसमें सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है उसे समझना जरूरी है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब आपको सेट के अकॉर्डिंग ही रिलेशन पढ़ना होगा। यानी आपके पास अगर कोई सेट गिवन है तो आप बोल सकते हो, अगर दो सेट आपके पास है तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि इन दोनों सेट में कुछ रिलेशन बन रहा है। तो वो रिलेशन क्या होगा, कौन से टाइप का रिलेशन है और कितने रिलेशंस मुझे मिलेंगे, वो सारी डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, विच इज ऑर्डर्ड पेयर। If A be a set and AB belongs to A, then the ordered pair of element A and B in A are denoted by A, B। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी मुझे ऑर्डर्ड गिवन होगा इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा A एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा B। आप स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हो कि हमने ऑर्डर्ड पेयर देखा हुआ है। कहाँ पे देखा है सर? जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते थे इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस एंड उसके बाद आता है वाई एक्सिस। तो ये भी एक टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मेरे पास 3 एक्सिस है तो सबसे पहले आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद आएगा वाई कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद आएगा जेड कोऑर्डिनेट। दिस इज अवर ऑर्डर पेयर। राइट, अब सर मैं कभी ऐसा लिख सकता हूं ए बी को ए कोमा बी को मैं बी कोमा ए के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं, सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा एंड उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट बी से आएगा। इसका मतलब सर कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी एंड बी कोमा ए आर डिफरेंट। ये दोनों का मतलब स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है। राइट, तो आपको समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर आपके पास कोई दो सेट ए एंड बी है, राइट, एंड वो दो सेट नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो दो में से कोई भी एक सेट की वैल्यू नल सेट नहीं है। अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से। राइट, इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट जो तू लेगा वो एलिमेंट सेट ए से आएगा एंड बी का मतलब होगा दूसरा एलिमेंट जो भी हम लेंगे वो सेट बी में से लेंगे। राइट, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास सेट ए की वैल्यू गिवन है 1 2 एंड 3। द एलिमेंट्स इज 1 2 एंड 3 एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एक्स कोमा वाई। सर मुझे ए क्रॉस बी दिखाओ और बी क्रॉस ए। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी मतलब सर फर्स्ट एलिमेंट इज कम फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी, so that our A cross B, it means Cartesian product of these two set is 1 comma x, 2 comma x, 3 comma x and 1 comma y, 2 comma y and 3 comma y। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहला एलिमेंट सेट A से आ रहा है एंड दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहा है। अब स्टूडेंट्स मुझे B क्रॉस A का आंसर भी आप बता सकते हो, वो क्या होगा? सर पहला एलिमेंट मुझे सेट B से लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट A से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x कोमा 1, x कोमा 2, x कोमा 3 एंड y कोमा 1, y कोमा 2 एंड y कोमा 3। यहाँ से भी स्टूडेंट्स आप एक नोट अच्छी सी देख सकते हो कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a कभी इक्वल नहीं होता। If A does not equal to B, then A cross B does not equals to B cross A। आपने समझा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है स्टूडेंट। A does not equals to B का मतलब क्या हुआ? A and B both are not equal set। जब भी वो इक्वल सेट नहीं है तभी जाके A cross B does not equals to B cross A होता है। आप ऊपर के एग्जाम्पल पे अच्छी तरह से देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। यानी हमें किसी ऑर्डर का कभी सेट गिवन होता है तब ए क्रॉस बी का ऑर्डर कौन सा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एम एंड ऑर्डर ऑफ सेट बी इज एन।
यानी कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट ए के अंदर m, और कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर कितने होंगे n, तभी जाके ए क्रॉस बी के अंदर कितने मुझे ऑर्डर ऑफ पेयर मिलेंगे। तो सर उसके ऑर्डर ऑफ पेयर की वैल्यू होगी m इंटू एन। सपोज मैं आपको ऐसा बोलता हूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो जब भी आप a क्रॉस b करोगे तो आपको टोटल a क्रॉस b में कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं, 2 3 6। सो दिस इज योर आंसर। अवर सेकेंड पॉइंट इज इफ a इज इक्वल टू 5, यानी सेट a नल सेट है एंड सेट बी भी नल सेट है, देन a क्रॉस b आपको मिलेगा नल सेट। और थर्ड पॉइंट इज इफ सेट a इज इक्वल टू 5, सेट b इज इक्वल टू a b एंड c। यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है सेट b में, तभी जाके a क्रॉस b मुझे मिलेगा 5। सर कोई भी एक सेट अगर 5 है और दूसरा सेट नॉन एम्प्टी एलिमेंट है और दूसरा सेट मुझे कोई भी गिवन है वो एम्प्टी नहीं है, तो मुझे a क्रॉस b का आंसर तो 5 ही मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे मैंने समझा दिया है, अगर a की वैल्यू a b c है और b नल सेट है तभी मुझे a क्रॉस b का आंसर क्या मिलने वाला है, 5, राइट। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। पहला रिजल्ट है a क्रॉस b यूनियन c को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, एज वेल एज a क्रॉस b इंटरसेक्शन c को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अवर थर्ड पॉइंट इज इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी a एंड b में कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है, वो एम्प्टी सेट नहीं है, तभी जाके हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। सर ये दोनों बराबर कब होंगे, जब भी a एंड b दोनों सेट इक्वल सेट होंगे तब। हमने अगला रिजल्ट एक देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में, हमें देखा था सर इफ a डज नॉट इक्वल्स टू b देन a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम रहेगा, लेकिन जब a इज इक्वल टू b यानी सेट a एंड सेट b बोथ आर इक्वल सेट होते हैं, तभी जाके ये a क्रॉस b और b क्रॉस a का आंसर मुझे इक्वल मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इंफॉर्मेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हम डिस्कशन करना चाहते हैं रिलेशन पे, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी रिलेशन बनाने के लिए मुझे A क्रॉस B तो चाहिए ही चाहिए। सर ये रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है A रिलेशन B, राइट। इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी सेट के बीच में रिलेशन है उसको हम यहाँ पे आगे लिखेंगे और दूसरे सेट को लिखेंगे पीछे। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम A टू B। कितने रिलेशंस बन सकते हैं इफ सेट A हैज m एलिमेंट एंड सेट B हैज n एलिमेंट, देन A क्रॉस B हैज m क्रॉस n एलिमेंट, ये हमने आगे भी देखा हुआ है। एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होगा, 2m, यानी 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो यहाँ पे इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इफ R यानी आपको यहाँ पे रिलेशन गिवन है, इफ R 4,7, 5,8 एंड 6,10 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A, ये सेट A गिवन है एंड सेट B भी आपके पास गिवन है यहाँ पे, यानी सेट A एंड सेट B में कुछ रिलेशन है जो हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन द डोमेन ऑफ रिलेशन R इज 4, 5, 6 एंड रेंज ऑफ अवर रिलेशन इज 7, 8 एंड 10, राइट। यानी सर ये रेंज एंड डोमेन क्या हुआ, हम दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो डोमेन का मतलब आपका इनपुट हुआ और रेंज का मतलब आपका आउटपुट हुआ, राइट। हम इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बना रहे हैं तभी जाके हमें कुछ वैल्यूज मिलती है इनपुट की और आउटपुट की। यानी इनपुट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थी, जिसमें से मैंने सिर्फ 4, 5 एंड 6 वैल्यू ही एज अ इनपुट बेस ली। जब भी मैं वैल्यू 4, 5, 6 को इनपुट बेस लेता हूं तभी मुझे रिलेशन का आंसर यानी उसका रेंज जो मिलता है वो 7, 8 एंड 10 मिल रहा है,
राइट अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, तो किन किन के बीच के रिलेशन है? 4 का 7 के साथ रिलेशन। सर 4 इज रिलेटेड विथ 7, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। दूसरा रिलेशन क्या है? 5 8, ये 5 का 8 के साथ रिलेशन होगा। और तीसरा रिलेशन है 6 10, तो ये 6 का 10 के साथ रिलेशन होगा। सर रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत फर्क है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशन पे तो सिर्फ मैंने 4 5 6 ही एज अ डोमेन तरीके लिया हुआ है, एंड रेंज में मुझे मिल रहा है आंसर 7 8 एंड 10, तो ये मेरा हो जाएगा रेंज। सर एक कोडोमेन वर्ड आता है, तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है? कोडोमेन का मतलब मेरे पास जो भी सारे आउटपुट्स है, यानी 6 7 8 9 10, दीज आर माई कोडोमेन्स, राइट। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे और हमें काफी सारे क्वेश्चंस ये चैप्टर के डोमेन एंड रेंज बेस्ड सोल्व करने हैं, तो ये कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में ये चैप्टर के, ये कंसेप्ट के बारे में, राइट। So that our next topic is universal relation. Relation R in a set A is called the universal relation. यानी set A का set A के साथ ही अगर relation में find करना चाहता हूँ तो क्या होगा? इसे बोला जाएगा universal relation, right? यहाँ पे आप definition भी देख सकते हो। A relation R सेट A इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेरे पास सेट A के एलिमेंट है A, B, तो मुझे कितने रिलेशन A क्रॉस A के मिलने वाले हैं? आप बताओगे सर A क्रॉस A में तो AB भी आएगा, BB, AA एंड BA, दोज आर द रिलेशंस ऑफ यूनिवर्सल relation. So our next relation is identity relation. Relation R in a set A is called the identity relation if, यहाँ पे आप देखो मेरे पास रिलेशन ऐसा गिवन है A, A, वहां पे A की वैल्यू हमें A में से ही लेनी है। आइडेंटिटी का मतलब सर जो भी हमें सेट गिवन है उसी सेट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ से भी देख सकते हो A का रिलेशन A के साथ है, तो सर B का भी B के साथ रिलेशन होगा, एग्जैक्टली तो C का भी C के साथ रिलेशन होगा, एग्जैक्टली तो हम यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A, B, B and C, C. This is the identity relation. Our next relation is void relation. A relation R in a set is called void relation if no element is there. It means हमें relation अगर 5 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये relation को बोला जाएगा void relation. हमने आगे भी देखा स्टूडेंट्स कि void relation हमें कब मिलता है? जब भी दो सेट में से किसी भी एक सेट की वैल्यू अगर आपको नल सेट गिवन है तभी हमें void relation मिलेगा। Our next topic is composition of टू रिलेशन, यानी मेरे पास यहाँ पे दो से ज्यादा अलग अलग सेट गिवन है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर द थ्री सेट्स, जिसमें सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी एंड सेट सी के एलिमेंट है पी क्यू आर एस। मैं यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन लिख रहा हूँ 1, ए, यानी सेट इन दोनों के बीच का रिलेशन हुआ ये A, 1, A, 2, B, 1, C एंड 2, B। सर ये रिलेशन सेट A एंड सेट B का रिलेशन है। अब दूसरा भी मैं यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहता हूँ। और रिलेशन इज A, S, B, R एंड C, R। सर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट S है। इसका मतलब जो आपका डोमेन होगा वो सेट B में से होगा और आपका रेंज होगा वो सेट C में से होगा। तो अब मैंने इन दोनों को रिप्रेजेंट किया है। ये रिलेशन को मैंने R नाम से दिखाया हुआ है और दूसरे रिलेशन को मैंने S नाम से दिखाया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कितने मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं और इन दोनों के बीच के रिलेशन कितने हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा भी मैंने रिलेशन लिखा हुआ है जो रिलेशन सेट R और सेट S में से है, यानी 1, S, 2, R एंड 1, R। सर ये रिलेशन तो क्या हुआ? सेट A टू सेट C का रिलेशन हुआ। ये आपको समझ में आया बराबर? ओके, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, यानी हमें R और S का कंपोजिशन करके ये रिलेशन बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर आपको फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शन होता है, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और हम डोमेन एंड रेंज बेस्ड हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।